चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज। और पिछले वीडियो के अंदर हमने चारों मॉड्यूल के आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज से हम मॉड्यूल 1 के साथ शुरुआत करेंगे और आईएमपी क्वेश्चंस को डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट कोड और ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। लिखने की प्रैक्टिस आप करते रहिए तो आप आसानी से हर मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन लिख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप पूरा आंसर समझ पाएं। सारे पॉइंट्स को लिख करके हर पॉइंट में कैसे 2-3 लाइन तो मिनिमम लिखना ही है, ये आप डिसाइड कर पाएं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक एंड शेयर मैक्सिमम, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स इसके मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज का पहला लेक्चर, जहां पर आज हम बात करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अक्टूबर 2019 में आ चुका है। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन इसलिए माना जाता है क्योंकि आ चुका है पहले। और साथ ही साथ दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जब बात आती है तो देश को दिशा देने वाली ये पॉलिसी है, देश को गाइड करने वाली ये पॉलिसी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके जरिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया और साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव बने। हमने बहुत सारी चीजें हासिल की जो आज तक जिसके बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। क्या मकसद था इस पॉलिसी को लाने का, वो हमारा क्वेश्चन है आज का। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं एनईपी 1991 ब्रॉट अबाउट मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, बुनियादी ढांचे को, बुनियादी चेंजेस लाने में इस पॉलिसी ने मदद की इन द इंडियन इकोनॉमी। इट वाज वेरी बोल्ड स्टेप taken by the government to reshape the nature of economy to achieve significant objectives। मतलब बहुत जबरदस्त हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे और उन्हें हासिल करने के लिए बुनियादी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे वो इस पॉलिसी के जरिए किए गए। क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स? तो कुल मिलाकर के 10 पॉइंट है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप किसी भी आंसर में 9 से 10 पॉइंट लिखें ही। वो आंसर 7 मार्क का हो या 8 मार्क का, आपको 10 पॉइंट बनाकर लिखना ही है। इस आंसर को आराम से लिखने के लिए और आंसर को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है ग्रेड आई। क्या? ग्रेड आई। क्या? ग्रेड आई। जी से सबसे पहले जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस पॉलिसी का मकसद था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने जो दरवाजे बंद करके रखे थे बाहर के देशों के लिए वो हमने खोल दिए। ये हमारा मकसद था कि हम बाहर के देशों के साथ व्यापार करें, उनकी कंपनियां यहां आए, अपनी कंपनियां बाहर जाएं। ग्लोबलाइजेशन वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल गवर्नमेंट का जो हर चीज में था वो रिड्यूस करना भी इसका ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेसिव होते जा रहा था और इसके वजह से कई बड़े बड़े बिजनेस इन्वेस्टर्स जो थे वो देश में आने से कतरा रहे थे, इनकार भी कर रहे थे। तो रिड्यूस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा वी वांटेड टू एक्सीलरेट अवर इकोनॉमिक ग्रोथ। हम चाहते थे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तेज हो जाए। हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के अलावा डिसइन्वेस्टमेंट भी करना चाहते थे फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बोले तो सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। इसके अंदर बहुत पैसा अटका पड़ा था। कई सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जहां पर पैसा सरकार ने लगाया तो था लेकिन नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो वो रिकवर करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट एक में वो इलाज था। तो ये भी एक मकसद था कि वहां से पैसा रिकवर हो जाए। देन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आए, स्थिरता आए हमारी इकोनॉमी में। जो हमारी इकोनॉमी अस्थिर हो गई थी, इम्बैलेंस हो गई थी, उसमें थोड़ा सा बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए। ये कोशिश यहां पर की गई इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के साथ। आखिर में इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्जेक्टिव था कि लोगों की जो जीवन शैली है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो क्वालिटी है लाइफ की, वो सुधारी जाए। कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े, लोगों को बचत की आदत पड़े, सेविंग्स हो, बैंक्स जो है नेशनलाइज हो और इसके जरिए कैपिटल फॉर्मेशन हो। आखिर में इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी दुनिया के टक्कर में आ सके, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंपनीज ये दुनिया के टक्कर में आ सकें, ये कोशिश कॉम्पिटिटिवनेस की भी इस पॉलिसी के जरिए थी। तो बेसिकली 10 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आंसर का नाम ग्रेड आई। क्या? ग्रेड आई। क्या? ग्रेड आई। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत बेसिक और बुनियादी प्रॉब्लम जो एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया फेस करता ही है। आज भी एम्प्लॉयमेंट की जो है समस्या हमारे देश में आज भी दिखाई देती है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड्स फॉर द मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस वाज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 1991।
सबसे बड़ा मकसद यही था कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलियंस ऑफ लोगों को उपलब्ध कराएं। याद रखिए, विथ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, इट वाज होप्ड दैट मेनी न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाहर की कंपनियां पैसा लगाएंगी, और बाहर की कंपनियां जब पैसा लगाएंगी तो डेफिनेटली रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये माना जा रहा था। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव था ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने का। पहला पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, यानी कहीं ना कहीं देश को एकदम मस्त मतलब ग्लोबल लेकर जाना था। दरवाजे खोल के कुएं का मेंढक नहीं बने रहना है, बाहर निकलना है, दुनिया को दिखाना है कि देश क्या है, हमारा इंडिया क्या चीज है। और इसके लिए ग्लोबलाइजेशन को अपनाना बहुत जरूरी था। हम सिर्फ कुएं के मेंढक बन करके अपनी पटेली नहीं कर सकते, हमें बाहर निकलना होगा, और वही ग्लोबलाइजेशन ने किया। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रिलायंस इन ट्रेड पॉलिसी। आजादी के बाद से हम खुद की पटेली कर रहे थे, सेल्फ रिलायंट, खुद का खुद देख लेंगे। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? अगर आपको बड़ा बनना है, आपको ग्रो करना है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, तो समवेयर और द अदर यू नीड ग्लोबल मनी। आपको पैसा भी चाहिए बाहर का, एफडीआई के जरिए, आपको फॉरेन डॉलर्स चाहिए, यूरोस चाहिए, इसके जरिए आप ग्रो फास्ट कर पाएंगे। Though the objective was appropriate soon after independence, it was no longer appropriate to follow an inward-looking protectionist trade and investment policy. आजादी के बाद जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी, ऐसी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी काम नहीं आएगी, ये समझ में आ गया। हमें समझ आ गया कि यार हमें इंडिपेंडेंस के बाद अब बड़ी जरूरतों को पूरा करना है, और इसीलिए इनवर्ड नहीं आउटवर्ड देखना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, हमने 90s के दौर से ही एंटायर वर्ल्ड जब आगे बढ़ रहा था, तो हमें भी उस दिशा में बढ़ना है, ये सोचकर ग्लोबलाइजेशन को अपनाना। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था जी से। पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। दो समझ रहे हैं क्या जी? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। गरीबी एक बड़ी समस्या है, और इस बड़ी समस्या का समाधान भी इस ऑब्जेक्टिव था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कि यार कैसे भी करके लोगों को बेसिक रोजगार मिले, दो की रोटी मिले, थोड़ा इनकम मिले, तो उनकी गरीबी तो दूर हो, पॉवर्टी लाइन के ऊपर वो आ सकें। और इसीलिए a very large section of India's population live in poverty. There are several estimates of the number of people living below the poverty line, but the estimates often vary widely. However, it is safe to say that a vast majority of Indians lived in different states of poverty and deprivation before and after independence. यानी आजादी के पहले और आजादी के बाद की गरीबी की जो रेखाएं थी, उसमें डिफरेंसेस बहुत थे। कोई एकदम डिप्राइव्ड थे, कोई थोड़े डिप्राइव्ड थे, कोई बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड, ये अलग अलग वेरिएशंस तो थे, और सबका स्टेट अलग अलग होने की वजह से डिफिकल्टी थी पूरी तरह से पॉवर्टी को हटाने में। दो poverty elevation measures were implemented by the government, there was not much change in the condition of the poor in India in the first 4 decades. आजादी के 40 साल तक कोई मेजर बदलाव गरीबी में नहीं आया, ये वास्तविकता है। और इसीलिए 1991 में ये कोशिश की गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए कि जो 40 साल में नहीं हो पाया, वो कम से कम इस पॉलिसी के जरिए हो। और with the implementation of NEP 91, it was believed that the only way to lift millions of India's poor above the poverty line was through rapid economic growth. जितना देश ग्रो करेगा रैपिडली, उतना ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल। ग्रेड में 2 जी 1 आर, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर से एक और पॉइंट है रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल। अपने यहाँ पे सरकार शाही बहुत ज्यादा थी, हर चीज में सरकार का कंट्रोल, हर चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल, हर चीज में प्रॉब्लम्स, फाइलें पास कराने के लिए भ्रष्टाचार, और ये डिस्करेज कर देता है अच्छे बिजनेसमैन को, ये डिस्करेज कर देता है अच्छे इन्वेस्टर्स को। तो रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स of this policy. One of the primary objectives of NEP 1991 was to reduce direct and indirect government control over economic assets and activities that were proving to be disadvantageous to private sector investment. जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट थे वो कम हो रहे थे, इसकी वजह से ये बड़ा डिसएडवांटेज हो गया था। With abolition of licensing policy, amendment of MRTP Act and other liberalization measures, it was expected that the private sector would have incentive to make investment on a large scale. मतलब हमने दो मेन काम इस पॉलिसी में रखे थे संभाल के। कौन से थे वो दो मेन काम? एक तो लाइसेंसिंग पॉलिसी का अबॉलिशन, हर चीज के लिए लाइसेंस, हर चीज के लिए लाइसेंस, वो लाइसेंस को हटाओ, मारो गोली।
तो अबॉलिशन कर दिया हमने, यानी कैंसलेशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लगेगा, बाकी लोग खुद से बिजनेस कर सकते हैं बिना लाइसेंस के भी। इसके अलावा अमेंडमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज वाला एक्ट जो था उसे भी हमने हटाने का फैसला लिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए, और इन दो फैसलों से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। तो ये ऑब्जेक्टिव था कि हम गवर्नमेंट का कंट्रोल इन दोनों जो हैं काम करके, लाइसेंसिंग हटा करके और एमआरटीपी को अमेंड करके हम जो है ये हासिल कर लेंगे। गेटिंग इट एवरीवन? रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल। ग्रेड के अंदर ए से आता है एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई ये तो बड़ा ही कॉमन और सिंपल सा एजेंडा हर पॉलिसी का होता है। जो भी नई योजना सरकार लेके आती है वो सोचती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सीलरेट हो, इसीलिए तो पॉलिसी लाया गया, इसीलिए तो योजना बनाई गई। तो इस पॉलिसी का भी ये मकसद था कि जो अभी ग्रोथ रेट है उससे थोड़ा एक्सीलरेट हो, उससे थोड़ा फास्ट हो और ज्यादा हो। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 1991 was to bring in major structural changes in the economy to enable India to grow its GDP at a much faster rate than before. पहले से फास्ट होना चाहिए रेट, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। These changes would liberalize the economy from several government controls and provide incentives to businesses to invest and produce. The aim was to get the economy out of slow growth rate. मेन लाइन है, मार्क कर देना क्या कि यार स्लो ग्रोथ रेट से बाहर आना है, फास्ट पेस पे आगे बढ़ना, एक्सीलरेट करना है ग्रोथ को, और जो हमारे पार, हमारे जो आसपास की एशियन कंट्रीज है ना, कम से कम उनके लेवल पे तो आना है, वरना चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे अगर आगे निकल गए तो क्या इज्जत रह जाएगी। सो समवेयर और द अदर पार विथ अदर एशियन कंट्रीज लाइक चाइना, मलेशिया, साउथ कोरिया, हमें इन एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में एट पार आना है, और उसके लिए हमारी ग्रोथ रेट की स्पीड को जो है वो बढ़ाना है। डी से डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। सरकार ने ऐसे कई सेक्टर्स में पैसा लगा दिया था जहां पे कोई फायदा अब हो नहीं रहा था, जहां पे पैसा अटक गया था। सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कई ऐसी कंपनियां खोल दी थी जिनका अब कोई फायदा नहीं था, पैसा अटका पड़ा था। तो सरकार ने सोचा यार कम से कम वो पैसा तो आए, क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, पैसे की कमी महसूस हो रही है, हमारे पास रिजर्व फंड्स नहीं है, तो ऐसे में पैसा जहां अटका है वहां से निकाल लो। सबसे आसान रास्ता डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने शुरू किया। द पब्लिक सेक्टर हैड ग्रोन इकोनॉमिकली अनवायबल। अनवायबल मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। विथ इंक्रीज्ड लॉसेस, कॉस्ट एस्केलेशन मतलब खर्चा बढ़ रहा था, एंड वाज अ ड्रेन ऑन द गवर्नमेंट्स बजट। सरकार के बजट में से ही, तिजोरी में से ही पैसा जा रहा था। With NEP, it was aimed to make public sector more efficient, accountable and competitive. इस पॉलिसी का मकसद क्या था कि पब्लिक सेक्टर को मजबूत बनाओ, पब्लिक सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाओ। अब प्रॉफिटेबल बनाना है तो पहले जो नुकसान दे रहा है उसको बंद करना पड़ेगा ना, और इसीलिए दिस वाज sought to be achieved through policies of privatization and disinvestment. प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, जहां लगाया हुआ है वहां से निकाल लो। गॉट इट? ग्रेड का डी समझा क्या? डी से डिसइन्वेस्टमेंट, आखिरी में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। दोस्तों हमारी इकोनॉमी अस्थिर हो गई थी, पैसे का लेन देन बिगड़ चुका था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इम्बैलेंस आ चुका था, बहुत पैसा देना बाकी था, लेना बहुत कम था। तो ये इम्बैलेंस को सुधारना है तो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी मतलब क्विक, सबसे इंपॉर्टेंट पहला ऑब्जेक्टिव क्या वाज टू मैनेज द क्राइसिस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ लार्ज फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? द गैप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, द गैप बिटवीन पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स, ये है फिस्कल डेफिसिट, ये खाई है। और ये फिस्कल डेफिसिट को भरना ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ह्यूज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट एंड ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाज द मकसद। तो हमारी इकोनॉमी स्थिर हो जाए, ये भी मकसद था। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में एम पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, एनईपी क्यों ला रहे हैं? तो ये सब काम करने थे, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एनईपी ला रहे थे। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम चाहते थे कि हमारी जीडीपी बढ़े, हमारा इकोनॉमी फास्ट हो, बूस्ट हो, और इससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। ग्रोथ वाज considered an essential factor for achieving better quality of lives of people and improve India's standing in Human Development Index. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशंस निकालता है ना, उसमें इंडिया का रैंक बहुत गिर चुका था। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम पे कुछ नहीं था, हॉस्पिटल्स के नाम पे कुछ नहीं था, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका था और इसे सुधारना बहुत जरूरी था। तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है ये दिखाना है, और एनईपी का मकसद यही था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम अच्छा कर सकें।
इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन की कमी हो रही थी, लोग सेविंग नहीं कर पा रहे थे, महंगाई बढ़ते जा रही थी। सेविंग करेगा तो कैपिटल बनेगा, कैपिटल बनेगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, ये पूरा साइकिल है ना। सेविंग ही नहीं है तो कैपिटल ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये पूरा साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल। और इसीलिए विथ लिबरलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एफडीआई पॉलिसी, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल विल बी अवेलेबल विथ ईज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इस पॉलिसी के जरिए बोलते हैं सब आसान हो जाएगा, बहुत सारा पैसा आएगा बाहर से भी, अपने लोग भी सेविंग करेंगे, बैंकों में जमा करेंगे और इससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। So this will increase productive capacity and lead to economic growth. अरे समझा क्या? पक्का समझा। आखिरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में सुधार आएगा। The NEP aimed at providing liberalized economic environment for Indian industries to be more innovative and efficient. हमारी कंपनियों को मौका मिलेगा कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ इनोवेटिव करने का, और साथ ही साथ एफिशिएंट बनने का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का विद ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। हमारे एंटरप्राइजेस को अब फॉरेन कंपटीशन भी तो फेस करना पड़ेगा, वुड फेस कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल फर्म्स, वुड हैव एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल एंड बेस्ट प्रॅक्टिसेस इन टेक्नॉलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। बाहेरची टेक्नॉलॉजी पण येणार, तिकडची लोक पण येणार, हम वहां का टेक्नोलॉजी अपना सकेंगे, वो लोग हमारा सब सिस्टम देख पाएंगे, हम उनका सिस्टम जान पाएंगे। इससे क्या होगा, जो प्रैक्टिसेस बेस्ट हैं वो एक दूसरे के सीख पाएंगे। These factors were expected to bring in more competitiveness in Indian businesses. इससे इंडियन बिजनेसेस की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी को ये सारे 10 के 10 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मकसद। आंसर का नाम ग्रेड आई, आंसर का नाम ग्रेड आई, आंसर का नाम ग्रेड आई। जी से जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जी से ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आर से 2 रिडक्शन इन पॉवर्टी रिड्यूस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ए से एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ और डी से डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, ई से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, आई से 3 आई हैं, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन और इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। लिख के जरूर प्रैक्टिस करना, खाली बुक लेके बैठे रहोगे तो आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है। हर पॉइंट में 2 से 3 लाइन आराम से कैसे लिख सकते हो, क्या क्या मार्क कर सकते हो वो सोचो और इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करो। डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर मैक्सिमम, द वीडियोस विल कीप कमिंग, कॉमर्स के भी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।